हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं निगार। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का सिविक्स लेकर आई हूँ, जिसका पहला अध्याय है विविधता की समझ। बच्चों देखिए, आपका जो किताब का नाम है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी हम इस किताब में समाज से संबंधित बातें जानेंगे, समझेंगे। और समाज में जो राजनीति, क्या क्या राजनीति हो रही है, तो उन सब के बारे में हम लोग इस किताब में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है विविधता की समझ। बच्चों, विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब होता है अनेकता से, यानी विविधता यानी अनेकता। यानी हमारे समाज में बहुत सारी अनेकताएं हैं। बहुत धर्म के लोग होते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हैं? वो विविधताएं हैं। तो हम विविधता को अगर अच्छी तरह से समझना चाहें तो हम तीन प्रकार से बांट करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर क्या देखते हैं कि हम अगर अपनी भारत का मानचित्र देखते हैं तो हमारे भारत के मानचित्र में जो पश्चिम साइड है उधर सारे रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पश्चिम साइड में रेगिस्तानी क्षेत्र है। और उसके बाद यदि हम भारत के नीचे देखें तो नीचे सब तटीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और भारत के यदि बीच में देखा जाए तो वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो ये तो क्षेत्र के आधार पर हो गया। फिर अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन वो सारे धर्मों के लोग एक होकर के रहते हैं भारत में। तो वो क्या है, वो धर्म अलग अलग है सबका, लेकिन सभी धर्मों को मानते हुए एक ही जगह लोग रहते हैं। तो वो हो गया धर्म के आधार पर विभिन्नताएं, यानी बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म मान रहे हैं अपना अपना। लेकिन क्या है, वो उनके मानने का तरीका अलग है, लेकिन सभी धर्मों को मानते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी अपने धर्मों को मानते हैं। तो वो भी अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन उनके मानने का और अदर लोगों के मानने का तरीका अलग होता है बस। ठीक है, उसके बाद अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति यानी हमारा कल्चर। ठीक, तो कल्चर क्या है, हमारे समाज में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति में सबसे प्रमुख होती है भाषाएं। तो भाषाएं जो होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक, तो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं लोग, हिंदी, अंग्रेजी। जैसे अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। केरल की बात किया जाए तो उसमें मलयालम बोला जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, बंगाली बोला जाता है। तो इस तरह से जहाँ के जो लोग रहते हैं उस हिसाब से वहाँ की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस आधार पर ये विविधताएं होती हैं। इसके बाद देखिए, वंशानुक्रम की अगर बात किया जाए तो अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उसको हम जनरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि पहले के प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि सोनार का लड़का है तो सोनार ही बनेगा, डॉक्टर का लड़का है तो डॉक्टर बनेगा, या पहलवान का लड़का है तो पहलवान ही बनेगा। ऐसा लोगों की पहले की सोच थी। पहले उनके अंदर क्या था, जातिवाद था। तो लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। जरूरी नहीं है ये कि अगर डॉक्टर का लड़का है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जो जातिवाद इनकी भावनाओं में था, ठीक है, इनकी भावनाओं में जातिवाद थी, इसलिए ये भारत में क्या हुआ, असमानताएं बहुत ज्यादा फैल गई। तो इस असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया कि समाज में सभी एक होकर के रहें, एकजुट होकर के रहें। बहुत ज्यादा प्रयास किया गया इसको बढ़ाने के लिए, यानी समाज में एकता बनाने के लिए प्रयास किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से कहा जाए कि हमारे समाज में यानी विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, यानी जो ये जो अनेकताएं हैं वो हमको प्रभावित कैसे करती हैं, तो वो अगर हम जानना चाहें तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से कहा जाए कि आप अपने पसंद का कोई कुछ भी कहानी लिखिए।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने पसंद के बारे आपकी जैसी पसंद होगी उस हिसाब से आप लिखेंगे। कोई विज्ञान पर आधारित लिखेगा, कोई कल्पना पर आधारित लिखेगा, कोई राजा की कहानी लिखेगा, कोई आत्मकथा लिखेगा अपने बारे में, कोई दोस्तों के बारे में लिखेगा। तो इस तरह से सबकी सोच पर डिपेंड होता है कि कोई किसको क्या पसंद है, तो उस हिसाब से इंसान लिखता है। तो वैसे ही अगर कहाँ लेखक की बात किया जाए तो लेखक क्या करता है कि वो विभिन्न किताबों को उठाता है, उसके बारे में उसकी जानकारी देता है, या फिर वास्तविकता की जानकारी देता है, या फिर काल्पनिक कुछ घटनाएं बताता है। तो वो लेखक का काम होता है। तो इस माध्यम से, उनके लिखने के माध्यम से क्या होता है कि उनके अंदर जो भी योग्यताएं होती हैं वो समाज को पता चलती हैं। इस तरह से हम योग्यताएं, सबकी योग्यताएं जानते हैं, और समाज हमारा जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यदि अगर ऐसा ना हो, सबकी सोच एक ही जैसे है, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से उस समाज को आगे बढ़ने के लिए सबकी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, सभी की जानकारी जरूरत होती है, और सभी अपने अपने तरीके से सुझाव देते हैं, और जिससे हमारा समाज और प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद हम लोग भारत की विभिन्नता की बात करते हैं। तो भारत में जो विभिन्नताएं हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत जो है वो विभिन्नताओं में एकता माना जाता है, यानी अनेकता में एकता है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, बाहर से लोग भी आकर के रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये धर्म के नाम पर या फिर रीति रिवाज के नाम पर अलग अलग पहनावे को ले लीजिए, त्योहारों को ले लीजिए, तो इन सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब में। तो इस तरह से हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। खान पान की बात की जाए तो सबके खाने का तरीका, सबको अलग अलग डिश पसंद होती है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनकी पसंद होती है। तो उस आधार पर ये विभिन्नताएं फैली हुई हैं। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ही मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे भारत में हर तरह के लोग आते रहते हैं, ठीक है, जो आकर के बसे हुए हैं। इसके बाद देखिए, अगर हमारे भारत में पहले क्या था कि पहले अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज रहते थे तो अपने हिसाब से जो उनको पसंद था वो काम करते थे। तो जब हमारे भारत को आज़ादी देने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहुत लोग मिल करके, सब लोग एकजुट हो करके भारत को आज़ादी दिलाए। तो उससे जो हमारे भारत में एकता स्थापित हो गई, यानी सभी मिल करके रहने लगे। तो इस तरह से एकता स्थापित हो गई। उसी के आधार पर जलियांवाला बाग का एक हत्याकांड हुआ था। तो उसमें कुछ लाइनें लिखी गई हैं, बताई गई हैं कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं कि हम लोग एक समय था जब वो एक हो करके युद्ध करते थे, तो उस युद्ध को कभी भूलना नहीं, और उसी तरीके से हम लोग एक हो करके इस समाज में रहें। तो इस वजह से ये पंक्तियां लिखी हुई हैं कि हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं रंग में दामन भिगो के जाना, यानी बहते हैं रंगों में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो ये लाइनें थी, लिखी गई थी उस समय की। तो काफी ये एकता को प्रतीक करती थी, प्रदर्शित करती हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि यदि जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ था तो उसमें कुछ पंक्तियां थी, वो कौन सी पंक्तियां थी? तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद हम अपने समाज को देखते हुए हम आते हैं, भारत को देखते हुए हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है। जो लद्दाख क्या है, हमारे भारत के सबसे ऊपर में स्थित है। सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर क्या है, भारत के सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर है, यानी कि लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। ये रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ इसको हम लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं, छोटा तिब्बत कहा जाता है इसको। और इसका यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो शॉल वगैरह बुनती हैं, तो बुन करके उसको बेचती हैं। तो महिलाएं शॉल का काम भी करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी शॉल होती है यहाँ की। और इसके बाद यहाँ पर मसालों का भी व्यापार होता है।
तो मसाले भी यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। फिर भोजन में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो भोजन करते हैं वो दूध से बना पदार्थ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फिर मांस वगैरह खाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हर घर घर का यही रहता है कि हर घर में बकरी, गाय या ये सब हर घर में मिलते हैं। तो ये लोग दूध का ज़्यादा सेवन करते हैं, दूध से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और इस लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादातर थे। बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ का जो ग्रंथ था वो केसर सागा था। केसर सागा दोनों मिल करके गाया करते थे, एक गाने की तरह था। तो वो लोग जब एक जगह होते थे तो नाटक के तौर पे इसको गाते थे। इसके बाद हम लोग केरल की बात करते हैं। तो केरल क्या है? केरल हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में केरल राज्य है। केरल राज्य है। तो इसके बाद देखिए कि ये जो केरल है तो इसके एक तरफ जहाँ केरल क्षेत्र स्थित है तो उसके एक तरफ घिरा हुआ समुद्र है, यानी एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, बीच में केरल है। और यहाँ का जो व्यवसाय होता है वो मसालों का होता है। यहाँ पर केरल में भी चीन से लोग आकर के बसे, और वहाँ जब बसे तो वहाँ पर मछली पालन वगैरह अपना व्यापार करने लगे। तो इसलिए यहाँ के कुछ लोगों को चीन वाला कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है ऐसे। तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर वो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद वास्को डी गामा थे, वो भी समुद्र की यात्रा करते करते यहाँ केरल पर पहुँचे थे। और इस तरह से जो चीन यात्री जो यहाँ पर आकर के केरल में आए और व्यापार किए, मत्स्य पालन का व्यापार किए, यानी मछली का व्यापार किए। तो इस तरह से ये हमारे पाठ था विविधता, यानी कि हमारे भारत में एकता में अनेकता है। ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो अनेकता है इसमें भेदभाव कैसे होता है। तो भेदभाव हमारा दूसरा अध्याय है। विविधता की में जो भेदभाव होता है वो कैसे, अनेकता में कैसे भेदभाव हो गया। तो ये पार्ट हमारा दूसरा है, हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।